हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यूनिट 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कवर करेंगे, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनीज एक्ट के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ई गवर्नेंस क्या होता है, किस तरीके से इंजीनियर्स का क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी। हम एग्जैक्टली कंपनीज क्या होती हैं, किस तरीके से फॉर्म होती हैं और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे सैमसंग हो गई, आपकी अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। इस तरीके से कंपनीज किस तरीके से ये फॉर्म होती हैं। तो जो कंपनी है वो सबसे पहले हमारी एक नेचुरल लीगल एंटिटी होती है, जो कि फॉर्म होती है बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल या एसोसिएशन। जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो एक कॉमन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी को फॉर्म करते हैं और उसको अचीव करने के लिए ही काम करते हैं। अगर हम इनकी की फीचर्स के बारे में जानें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंपनी होती है वो ओनर से क्या होती है, सेपरेट होती है। वो एक खुद में आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी खुद में इंडिविजुअलिटी होती है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है आपकी कंपनी, जो कि आपके ओनर से, आपके पार्टनर से, उनसे अलग होती है। उनका एक अलग से नाम होता है, एक अलग से बैंक अकाउंट होता है। तो इसीलिए इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि मैंने बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि ओनर पार्टनर से एकदम ही अलग है। कोई भी चीज कंपनी के नाम पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंपनी के डेप्ट को पे करने का ओनर, या ओनर्स के डेप्ट को, पार्टनर्स के डेप्ट को पे करने का कंपनी किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होगी। थर्ड इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मींस कंपनी जिस टाइम पे रजिस्टर्ड होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर्ड होना बाय इन द आइज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, यही उसी टाइम से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है। इनकॉर्पोरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपका एमओए, एओए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर प्राइजेस, शेयर होल्डर, इन सब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हमें वो उनकी लायबिलिटी को क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जो उनकी शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू है, उससे ज़्यादा वो पे नहीं करेंगे। इस तरीके की फीचर्स आपके कंपनी के हैं लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है। इस तरीके की दो लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट जो फीचर्स है, सबसे पहला आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफर, जब पब्लिक कंपनी जो हमारी होती है, जहां पे शेयर का ट्रांसफर बहुत ही इजी हो जाता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वहां पे शेयर का ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। देन नेक्स्ट इज कॉमन सीट। जैसा कि पहले बताया कि जो हमारी कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो कहीं पे भी अपना साइन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिफिशियल है, भाई वो कहीं पे भी अपना साइन नहीं कर सकती है। तो इस चीज को भाई कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन सील बनाया गया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ने डिसीजन लिए हैं, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लिए गए हैं। नेक्स्ट इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है एज का, किसी भी तरीके के डेथ का, इंसॉल्वेंसी का, रिटायरमेंट का, कोई भी इम्पैक्ट कंपनी के स्टेटस पे नहीं होता है। लास्ट इज नंबर ऑफ मेंबर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए आपको 7 टू स्टार्ट अ कंपनी, बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो अनलिमिटेड है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपको जो मिनिमम मेंबर चाहिए वो 2 है और जो मैक्सिमम है वो 200 है। इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट 2013। अभी हमने कंपनी के बारे में जाना कि कंपनी क्या होती है, भाई ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट करते हैं विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या फीचर्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो सबसे पहले हमारा कंपनीज एक्ट आया था वो 1956 में आया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ भाभा कमेटी। नेक्स्ट अमेंडमेंट होकर जो फाइनल एक्ट आए हैं वो 2000। वैसे तो अमेंडमेंट 3 से 4 बार हो चुका है। जो हमारा फाइनल एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, जो ये बताता है जितनी भी कंपनीज एस्टैब्लिश हो रही हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से वो फॉर्म होंगी, किस तरीके से क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से डिसॉल्व होगी कंपनी।
नेक्स्ट जो एक्ट के अंडर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज आती हैं, वो है वन पर्सन कंपनी, मतलब सिंगल ओनर रहेगा, एक पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है। प्राइवेट कंपनी में आपका 2 पर्सन होंगे और आपका मैक्सिमम 200%। और पब्लिक कंपनी बेसिकली इसका 51% शेयर जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट के हाथ में रहता है। और ये कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स लगेंगे और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 मेंबर्स लगेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। आपका प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। पहला आपका प्रमोशन स्टेज है। प्रमोशन स्टेज में जब जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ये जो डिसाइड कर चुके होते हैं कि अपने बिजनेस आइडिया को आपको रियलिटी में लेके आना है और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है और स्टार्ट करना है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन स्टेज। एट दिस स्टेज आप अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, जिसमें आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे MOA, AOA, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब चाहिए अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, जब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रार को वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना ज़रूरी है। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी लेने के बाद अपना बिजनेस को कमेंस कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है बिफोर कमेंसिंग दी टू कमेंस दी बिजनेस। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए MOA, AOA होना बहुत इंपॉर्टेंट है। MOA आपका एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनी के पास क्या पावर है और कंपनी फॉर्म करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों कंपनी फॉर्म हुई है, कंपनी के बारे में एक कह सकते हो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती है। कंपनी का नेम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का कैपिटल, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट, जो फीचर्स हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, सबसे पहला है बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जैसा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है कि कंपनी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो किस तरीके से अपना एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिसाइड करता है। तो बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट है, इसके बियॉन्ड कंपनी अपने वर्किंग को नहीं ले जा सकती है। सेकंड इज स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, और ये आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिसमें ये आपका बताया जाता है कि कंपनी को फॉर्म करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और क्या काम कर सकती है कंपनी। अगर कंपनी अपने पावर से बियॉन्ड काम करती है तो उसको एक अल्ट्रा वायर्स कंसिडर कर लिया जाता है और उस कंपनी को वॉइड कंसिडर कर देता है कोर्ट। नेक्स्ट, थर्ड इज रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो कि देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। फोर्थ इज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। जैसा कि मैंने बताया, लाइबिलिटी मीन्स अपना जो भी डेप्ट है उसका भुगतान किस तरीके से मेंबर्स करेंगे, तो ये डिसाइडेड होता है। लाइबिलिटी 2 तरीके की, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें ये डिसाइडेड किया जाता है कि कंपनी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड बाय शेयर रहेगी कि लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी। फिफ्थ इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कितना, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप फंड रेज करते हो, तो एक लिमिट डिसाइड होती है कि कितना आप मैक्सिमम अमाउंट रेज कर सकते हो। शेयर कैपिटल लोगों के थ्रू, पब्लिक के थ्रू आप अपना कैपिटल रेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन होती है। प्लस आप अपने कितने कैपिटल से आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है, ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड होता है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी है तो नेम होगा। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज।
पहले ही बताया मैंने कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अबाउट रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी फॉर्म करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही अपने शेयर होल्डर को या ये सारी चीज़ें कंपनी को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ वन इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में किस तरीके से शेयर होल्डर अपनी लाइबिलिटी को पूरा करेंगे, ये टू टाइप्स की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप यूज होती है। फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाई द कैपिटल, हाउ मच कैपिटल कंपनी रेज फ्रॉम द शेयर होल्डर और फिक्स्ड अमाउंट अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक ऑथराइज्ड कैपिटल ये मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक ये रूल बुक ऑफ द कंपनी है जो कि ये बताती है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कंपनी को फॉलो करने हैं। ये एक तरीके से बाय लॉ है जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं कि उन पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग आ रहे हैं उनको फॉलो करना है। और नेक्स्ट इज जब कंपनी फॉर्म होती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव को कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज होके चले। इस रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑब्जेक्टिव ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंपनी स्मूथली और अच्छी तरीके से मैनेज्ड वे में काम करे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताता है कि क्या हमें करना चाहिए, हमें रूल्स किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। सेकेंड, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स एंड अमॉन्ग द मेंबर्स देमसेल्फ। बिल्कुल सही, ये जो भी कंपनी के अंदर लोग हैं ये एक तरीके से उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे का स्टेप उठाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। थर्ड इज इट लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ स्टॉक होल्डर ऑल्सो। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्टॉक होल्डर की क्या क्या ड्यूटीज है और उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान होना चाहिए। फोर्थ इज सम स्टैट्यूटरी क्लॉजेस शुड बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर क्लॉजेस कैन बी चूजन बाय द स्टॉक होल्डर टू मेक देम द बायलॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, बायलॉज वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सके। तो स्टॉक होल्डर के पास पूरा राइट है अपने कह सकते हैं क्लॉजेस को चूज करने का, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के काम करने का। फिफ्थ इज कोर्ट कैन डिक्लेयर क्लॉज अल्ट्रा वायर्स इफ इट इज अनरीजनेबल। बिल्कुल सही, अगर आप अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो कोर्ट के पास पूरा राइट है अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने का, मतलब कि आपको वॉइड डिक्लेयर करने का। Sixth one is the article of association can be inspected by anyone as they are public document. Article of association एक public document है जो कि public आराम से इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है कि आप अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है पब्लिक को एट द टाइम जब उनको रेज करना होता है कैपिटल टू ऑफर फॉर इन्वेस्टमेंट। एक डॉक्यूमेंट विद द जो कि ये डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो हेल्प करता है रेज करने में कैपिटल। यूजुअली जो ये कंपनी पब्लिश करती है वो करती है ऑफर बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑफर, जिसमें डिटेल आपका कह सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान, सारी चीजें मेंशन होती है। बेसिकली ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये 4 तरीके के होते हैं, रेड हेरिंग, एब्रेश, डीम्ड एंड सेट, जो कि आपका ये पब्लिक को इनवाइट करता है ताकि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे और हमारा कैपिटल रेज हो और हमारे सब्सक्राइबर बने। नेक्स्ट
जो टाइप्स जैसे मैंने बताया कि 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये बताता है, मान लीजिए कंपनी पहले ही इश्यू कर दी है अपना प्रोस्पेक्टस, लेकिन उस समय उन्होंने क्या अपना शेयर प्राइस डिसाइड ना किया हो, लेकिन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन पहले इश्यू कर दिया हो, तो इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को हम इनकम्प्लीट मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर प्राइस नहीं इश्यू की है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज की डिटेल या इन्वेस्टमेंट प्लान क्या कैसे रहेगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, सारी चीजें इश्यू कर दी है। तो इस तरीके के हम मानेंगे ये इनकम्प्लीट है। ये आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आ जाता है। एवरेज प्रोस्पेक्टस, ये आप कह सकते हो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, एक छोटी सी समरी होता है, जो कि मान लीजिए डिटेल आपका दिया हो, इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस में, ये आपका डिटेल दिया हो, लेकिन किसी को अगर ब्रीफ में अगर समझना हो तो छोटा सा भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कंपनी देती है। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को हम एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जहाँ पे कंपनीज के बारे में फुल डिटेल पब्लिक को दी जाए कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑफर कंपनी लेके आई है, क्या शेयर प्राइस है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सारी फुल डिटेल कंपनी के बारे में दी जाती है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जब कंपनी एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आती है और एक ही प्रोस्पेक्टस में उन सब के बारे में इन्वेस्टमेंट प्लान आपका क्या करती है, लोगों को इशू करती है, लोगों को बताती है। तो इस तरीके के आप प्रोस्पेक्टस को सेल्फ प्रोस्पेक्टस कह सकते हो। नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इन्विटेशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोस्पेक्टस इशू ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट ऑफर दे सके पब्लिक को और अपने फंड को रेज कर सके। सेकंड इज कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है और किसी भी तरीके का मिसकंसेप्शन नहीं रखा जाता है कि पब्लिक कंफ्यूज होकर क्या करना चाहिए। थर्ड इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इन्वेस्टर्स कैन रिलाई ऑन दैट डॉक्यूमेंट। फोर्थ इज आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट रिस्क, डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होता है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस चीज को पब्लिक को आइडेंटिफाई करना होता है, किस सिक्योरिटीज में उनको इन्वेस्ट करना है, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको सीक करनी चाहिए, सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जाती हैं। हेल्प मेक डिसीजन, प्रोस्पेक्टस में जब सारी चीजें दी गई हुई हैं तो पब्लिक को एक तरीके से हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, सारी चीजें इंक्लूडेड